हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 12th क्लास में पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। उसमें आज हमारा जो टॉपिक है क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, क्यों एसेंशियल होता है, इसका टाइमिंग क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद पूरे इसमें जो भी फेजेस आते हैं उन फेजेस के बारे में बात करेंगे, यानी कुल मिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है, ठीक है, इसके पूरे साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। ओके, चलिए आइए देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन विच फीमेल प्राइमेट लाइक मंकी, एप्स, ह्यूमन कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी एक ऐसी रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसको कोई भी फीमेल प्राइमेट करता है, कोई भी फीमेल प्राइमेट करता है, जैसे कि मंकी हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमन हो गए, ये सब जो भी फीमेल प्राइमेट्स जो रिप्रोडक्टिव साइकिल को शो करते हैं वही क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। वही क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इवेंट्स होते हैं, जो ये जब पूर्ण होता है तो कैसे पूर्ण होता है, द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब क्या होता है, एक मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद एक दूसरा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उसके साथ ये लगातार हमेशा चलता रहता है, वही साइकिल क्या कहलाती है, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। वही साइकिल क्या कहलाती है, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। दिस साइकिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ oocyte एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। ये जो साइकिल होती है, साइकिल क्यों इसेंशियल होती है, काहे लिए इसकी उपयोगिता काहे लिए पड़ी, क्योंकि जिसके जरिए प्रोडक्शन ऑफ oocyte का प्रोडक्शन हो सके, oocyte का निर्माण हो सके, उसके साथ साथ यूटेरस की प्रिपरेशन हो सके, यूटेरस तैयार हो सके, किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी के लिए जब यूटेरस हमारा प्रिपेयर होगा, उसके साथ साथ oocyte का प्रोडक्शन होगा, इसलिए ये साइकिल हमारे लिए क्या है, इसेंशियल। ओके, उसके बाद दिस साइकिल इज रिपीटेड इन 28 to 35 डेज। ये जो साइकिल है, ये साइकिल लगातार रिपीट होती रहती है 28 डेज से लेकर के 35 डेज के बीच में। ये वेरी करता रहता है अलग अलग पर्सन के आधार पे, ठीक, ये वेरी करते रहता है। व्हेन द साइकिल इज स्टार्ट नॉर्मली इन वन साइकिल द वन एग इज रिलीज्ड। ज़्यादातर जब ये साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक, चाहे जब से स्टार्ट होगी, ये नॉर्मली जो है इसमें हमेशा एक साइकिल में, एक चक्र में केवल एक एग रिलीज होता है, केवल एक ओवम जिसे कहते हैं वो रिलीज होता है। कहाँ से, ओवरी से, ठीक, ओवरी से एक ही एक साइकिल में रिलीज होता है। नॉर्मली साधारणता रूप से अगर देखा जाए तो एक साइकिल में एक एग ही रिलीज होता है। फिर से देखते हैं, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन विच द फीमेल प्राइमेट्स लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक ऐसी साइकिल, एक ऐसी रिप्रोडक्शन की साइकिल जो कि कोई भी फीमेल प्राइमेट्स करते हैं, चाहे वो मंकी हो, चाहे वो एप्स हो, चाहे वो ह्यूमन हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये साइकिल कब स्टार्ट होती है, जब एक मेंस्ट्रुएशन खत्म होता है, उसके बाद में, ठीक उसके बाद में जब अगली साइकिल स्टार्ट होती है, अगला एक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, वही क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। ये लगातार जीवन पर्यंत तो नहीं, इसकी कुछ एक एज होती है, उस एज तक ये लगातार चलता रहता है। ठीक है, द साइकिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ oocytes एंड प्रिपरेशन ऑफ यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए प्रिपरेशन, यूटेरस का प्रिपरेशन होना, उसके साथ साथ oocyte का प्रोडक्शन होना, यही इसका इसेंशियल होता है, यही इसका एक प्रमुख काम होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। जब ये साइकिल पूरी कंप्लीट होगी तो उसमें oocyte बनेंगे, उसके साथ साथ हमारी यूट्रस तैयार होगी प्रेगनेंसी के लिए। ओके, दिस साइकिल इज रिपीटेड इन 28 to 35 डेज। ये साइकिल लगातार रिपीट होती है 28 डे के बाद 35 डे के बीच में, इसको फिर से रिपीट होना है, ठीक। व्हेन द साइकिल इज स्टार्ट, जब ये साइकिल स्टार्ट होती है तो एक साइकिल में, नॉर्मली इन वन साइकिल, यानी साधारणता रूप से देखा जाए तो एक साइकिल में द वन एग इज रिलीज, केवल एक ही एक साइकिल में रिलीज होता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो साइकिल होती है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, स्टार्ट कब होती है, प्यूबर्टी एज पे। कब स्टार्ट होती है,
प्यूबर्टी एज पे, यानी इट इज बिगिन इन प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी एज में ही ये स्टार्ट होती है, ठीक है। अब प्यूबर्टी एज का मतलब ये नहीं है कि भाई कुछ फीमेल्स में यही चीज़ जल्दी दिखने लगती है तो कुछ में बाद में दिखती है, ठीक है। तो ये इसका कोई एक एवरेज नहीं है कि हम इस एज को बता दें कि इसी एज में स्टार्ट हो जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कोई एज नहीं है, बस एक हम एवरेज एज रखेंगे कि यहाँ पे इतने एज से इतने एज तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इससे रिलेटेड दो टर्म हैं, उन दोनों टर्मों को हम देखेंगे और जानेंगे, उनसे हमको साफ समझ में आएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एवरेज एज होती है वो क्या होती है, ठीक है। पहले इसको राइट डाउन करिए, फिर टर्म के बारे में बात करते हैं। चलिए अब बात हम करते हैं टर्म रिलेटेड टू साइकिल। जो भी टर्म इस साइकिल से रिलेटेड है उनके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। तो जो टर्म है उसमें सबसे पहला टर्म क्या है? मेंस्ट्रुएशन। सबसे पहला टर्म क्या है? मेंस्ट्रुएशन, ठीक। इट इज अ प्रोसेस इन विच द ब्लड एंड म्यूकोसल टिश्यू आर रेगुलरली डिस्चार्ज इन अ पीरियोडिक मैनर फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस थ्रू द वेजाइना। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्लड और जो म्यूकोसल टिश्यू होते हैं वे दोनों लगातार एक अवधि में, एक समय तक लगातार क्या होते रहते हैं? निकलते रहते हैं फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, यूटेरस के लाइनिंग के जरिए थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के जरिए बाहर निकलते रहते हैं, ठीक। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। उसके बाद इट इज आर ऑफ टू कंडीशन, इसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है मीनार्ची, दूसरी कंडीशन होती है मेनोपॉज। पहली होती है मीनार्ची, दूसरी कंडीशन होती है मेनोपॉज, ठीक। मीनार्ची क्या होती है? दिस इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फॉर द ह्यूमन फीमेल। जब ह्यूमन फीमेल्स में जो उनका सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट जब से होता है, यानी जब से पहला मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मीनार्ची कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? मीनार्ची कहते हैं। इट बिगिन एट प्यूबर्टी, जैसे कि हमने आपको बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी में। तो मीनार्ची कब स्टार्ट होती है? इट बिगिन एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे मीनार्ची स्टार्ट होती है। इट आल्सो सिग्नल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव इवेंट और द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल। ये क्या है? एक सिग्नल होता है। किसका सिग्नल होता है? बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट, रिप्रोडक्शन की जो भी घटनाएं होती हैं वे सारी घटनाएं स्टार्ट हो रही हैं, इसका एक सूचक होता है कौन? मीनार्ची। कि अब कोई भी फीमेल रिप्रोडक्शन करने के लिए एकदम मैच्योर हो चुकी है, ठीक है। इसका सिग्नल कौन देता है? मीनार्ची देता है, ठीक है। और द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल्स, या फिर फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसकी शुरुआत अब हो सकती है। ये सिग्नल कौन है देता है? मीनार्ची देता है। इट्स एवरेज एज डिपेंड टू फीमेल। ये इसकी जो एवरेज एज हमने बताई है, जैसे कि हमने आपको बताई थी कि भाई वैसे एवरेज एज जो माना गया है वो कितना माना गया है? 10 to 14 ईयर्स, 10 से 14 साल के बीच की जो एवरेज एज है वो ये मानी गई है। लेकिन अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग तरीके की ये एज प्रदर्शित होती है, दिखाई देती है। किसकी? मीनार्ची की, ठीक। अब उसके बाद दूसरी चीज हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की, दूसरे कंडीशन की, वो है मेनोपॉज। वो क्या है? मेनोपॉज। इट इज द परमानेंट सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ oocyte एज द रिजल्ट ऑफ एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, द परमानेंट सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब एकदम से परमानेंट हमेशा के लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एकदम से सीज हो जाए, खत्म हो जाए, बंद हो जाए, ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ oocyte के डिप्लीशन के कारण, ठीक है। एज द रिजल्ट ऑफ एजिंग, उसका रिजल्ट क्या हो? एज हो। उसका रिजल्ट क्या हो? एज हो, उम्र हो, अवस्था हो, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इज 45 to 50 ईयर्स। जो एवरेज एज मेनोपॉज की बताई गई वो कितनी बताई गई? 45 to 50 ईयर्स बताई गई है, यानी 45 से 50 ईयर के बीच में कोई भी फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो परमानेंट सीज हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि हमेशा के लिए सीज हो जाना, हमेशा के लिए बंद हो जाना, ठीक।
उसे ही उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। तो फिर से इसको एक बार देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, जब किसी भी फीमेल्स में क्या होता है कि ब्लड और म्यूकोजल टिश्यू एक लगातार कुछ अवधि में, कुछ समय तक लगातार क्या करता है, यूटेरस के जरिए, यूटेरस के लाइनिंग के जरिए, विजाइना के जरिए बाहर निकलता है क्या, ब्लड और म्यूकोजल टिश्यू। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। इसकी दो कंडीशन है, पहली कंडीशन मेनार्ची है, दूसरी कंडीशन मेनोपॉज है। मेनार्ची क्या है, जब किसी भी फीमेल्स में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है, शुरू होता है, स्टार्ट होता है, उसको हम मेनार्ची कहते हैं। ये कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी एज में। उसके साथ साथ ये एक सिग्नल होता है कि अब कोई भी फीमेल्स क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल की शुरुआत कर सकती है। ठीक है, इसकी जो एज होती है वो एज मानी गई 10 to 14 ईयर। ठीक, लेकिन अलग अलग फीमेल्स में इसका जो एज होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ओके, अगली चीज मेनोपॉज है। मेनोपॉज क्या है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा के लिए सीज हो जाती है, बंद हो जाती है, उस तरीके की जो भी प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं हम अलग अलग जो भी फेजेस हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले इसको आप राइट डाउन करिए। चलिए, अब बात हम किसकी करते हैं, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसका फेज क्या होता है, इसके जो भी फेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 फेज। ये कितने फेज में डिवाइड होता है, 4 फेज में। पहला फेज होता है ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फेज। पहला फेज क्या होता है, ब्लीडिंग फेज कहते हैं या फिर उसको मेंस्ट्रुअल फेज, दोनों नाम से जाना जाता है। दूसरा जो फेज होता है वो होता है फॉलिकुलर या फिर उसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज भी उनको कहा जाता है। तीसरा फेज ओव्यूलेटरी फेज या फिर ओव्यूलेशन फेज। तीसरा फेज क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज होता है या फिर ओव्यूलेशन फेज होता है। और चौथा फेज हमारा क्या होता है, ल्यूटल फेज। चौथा फेज हमारा क्या होता है, ल्यूटल फेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों जो भी फेजेस हैं इनके नेम को आप लिखिए, उसके बाद फिर आगे एक एक जो भी फेजेस हैं, एक एक फेज के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ते चलेंगे। लिखिए पहले। चलिए, अब बात हम करते हैं जो सबसे पहला फेज होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इट इज द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन व्हेन द ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर। एक ऐसी अवधि होती है जब मेंस्ट्रुएशन या फिर द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है, मेंस्ट्रुएशन की एक समय होती है, व्हेन द ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर। जब ब्लीडिंग या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर होता है, शुरू होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। उस फेज को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज इज 3 to 5 days। यानी जो इसका ड्यूरेशन होता है, इसकी जो अवधि होती है, जो इस फेज के जो भी जो स्टेज है, इसके होने का जो दिन होता है वो 3 से 5 दिन के बीच का होता है। या तो 3 दिन होगा, इसके लिए में 4 दिन, तो किन्हीं में 5 दिन। ठीक है, ये एक एवरेज डे है। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पे आपके दिमाग में चलने लगे होगा कि एवरेज डे का मतलब क्या है। तो एवरेज डे का मतलब कि हम एक अवधि लेते हैं, एक ऐसा एवरेज ले रहे हैं कि जो कि इसके और इसके बीच में हर एक जो भी फीमेल्स होंगी उन सब में यही एज के बीच में ही जो मेंस्ट्रुएशन फेज होगा वो स्टॉप होगा। ठीक है, बात समझ में आई। यानी एक ड्यूरेशन है 3 to 5 days की, जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन फेज आपका, मेंस्ट्रुअल फेज आपका स्टॉप हो जाना है। ठीक है, इट स्टार्ट बिकॉज देयर इज द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस। ये क्यों स्टार्ट होती है, इसका कारण स्टार्ट होने का क्या होता है कि जब ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, यूटेरस में एंडोमेट्रियम पाया जाता है। आपको जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि एंडोमेट्रियम की जो इनर वॉल होती है, उसे यूटेरस की जो इनर वॉल होती है उन्हें हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक, तो जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक डाउन होती है, वो टूटती हैं। एंड इट्स ब्लड वेसल विच फॉर्म अ लिक्विड सब्सटेंस। उसके साथ साथ जो उनका जो
रक्त की जो वेसल्स होती हैं वे क्या होती हैं, एक लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती, एक लिक्विड सब्सटेंस की तरीके से कम आउट ऑफ द वेजाइना, वेजाइना के जरिए बाहर निकलना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है ना। इट ऑकर व्हेन द ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी एंड इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये कब होता है, जब आपका जो ओवम होता है, जो एग होता है, वो रिलीज होता है, कहाँ से, ओवरी से रिलीज होता है, एंड इज नॉट फर्टिलाइज्ड, लेकिन वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता, उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, तब क्या स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है, ठीक। द लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट प्रेगनेंसी, यानी जब मेंस्ट्रुएशन ना हो, जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तो ये क्या दर्शाता है कि जो फीमेल है वो कैसी है, प्रेग्नेंट है, या फिर प्रेगनेंसी को दर्शाता है, ठीक। मेंस्ट्रुएशन फेज में अगर मेंस्ट्रुएशन ना हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज में अगर मेंस्ट्रुएशन ना हुआ फिर से, ठीक, तो ये क्या इंडिकेट करता है, प्रेगनेंसी इंडिकेट करता है। मेंस्ट्रुएशन में आल्सो इफेक्टिव ड्यू टू स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एंड पुअर डाइट। मेंस्ट्रुएशन से हमें जो फीमेल्स होती हैं उनमें कुछ इफेक्ट भी पहुंचता है, और वो इफेक्ट क्या होता है, किस कैसे दिखाई देता है, स्ट्रेस, थकान महसूस होती है, पुअर हेल्थ, हेल्थ में थोड़ी बहुत पुअरनेस आती है, उसके साथ साथ पुअर डाइट, यानी उनका भोजन जब वो लेती हैं तो भोजन पूर्ण रूप से भोजन नहीं लेती हैं, ठीक। कब, मेंस्ट्रुअल फेज में, कब, मेंस्ट्रुअल फेज में, ठीक है। इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं फॉलिकुलर फेज पे। चलिए अब बात हम किसकी करते हैं, अब बात हम करते हैं फॉलिकुलर फेज की। किसकी बात करते हैं, जो दूसरा फेज है हमारा फॉलिकुलर फेज, उसकी बात हम करते हैं, ठीक है ना। दिस इज द फेज ऑफ मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल। जब फॉलिकल का मेचुरेशन होता है उस फेज को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते हैं, उस फेज को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। द प्राइमरी फॉलिकल ग्रो फुली टू फॉर्म ग्रेफियन फॉलिकल। जब प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करके फुल रूप से, पूर्ण रूप से ग्रो करता है, और ग्रो करके क्या बनाता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स बनाता है, ये फेज कौन सी है, फॉलिकुलर फेज है, ठीक है ना। द एंडोमेट्रियम इज रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन एंड द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इज इंक्रीज 2 to 3 mm। क्या होता है इस फेज में कि जो हमारी एंडोमेट्रियम थी वो एंडोमेट्रियम एकदम से खत्म हो चुकी होती, कहाँ पे, मेंस्ट्रुएशन फेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में, ठीक। मेंस्ट्रुअल फेज जो पहला फेज होता है उसमें क्या होती है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो एकदम से खत्म हो चुकी होती है, एकदम लो लेवल पे आ जाती है, ठीक। जब वो लो लेवल पे एकदम से आ जाती है तो उस समय क्या होता है कि जब फॉलिकुलर फेज जो सेकंड फेज है वो जब स्टार्ट होता है उस समय एंडोमेट्रियम फिर से बनना स्टार्ट करती है, एंडोमेट्रियम फिर से बनना, रीजनरेशन एंडोमेट्रियम का स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे रीजनरेशन स्टार्ट होता है, किसके जरिए स्टार्ट होता है, प्रोलिफरेशन के जरिए। किसके जरिए स्टार्ट होता है, प्रोलिफरेशन के जरिए। और जो थिकनेस होती है किसकी, एंडोमेट्रियम की, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है वो बढ़ के कितनी हो जाती है, 2 से 3 mm हो जाती है। कितनी बढ़ के हो जाती है, 2 से 3 mm हो जाती है, किसकी थिकनेस, यूटेरस के एंडोमेट्रियम की, ठीक। अब क्या होता है आगे, द चेंजेस ऑफ ओवरी एंड यूटेरस इज स्टिमुलेट द पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड द हार्मोन्स ऑफ LH एंड FSH एंड द हार्मोन्स इज LH एंड FSH, ठीक। क्या होता है, जो ओवरी या यूट्रस में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वो क्या स्टिमुलेट करते हैं, इट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर देते हैं, प्रेरित कर देते हैं। एंड द हार्मोन इज, हार्मोन वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है LH, दूसरा होता है FSH। LH को हम क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और जो FSH है उसको हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, जब ओवरी और यूटेरस में चेंजेस आता है तो ये पिट्यूटरी हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। उनके स्टिमुलेट का कारण क्या होता है, द स्टिमुलेट द LHS एंड FHS आर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये दोनों पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं। गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है। व्हेन द गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल इज इंक्रीज, जब इनका लेवल इंक्रीज होने लगता है, देन द FSH, जो FSH होता है, इट स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट, वो तुरंत क्या स्टार्ट कर देता है, जो फॉलिक्यूल्स होते हैं उन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देता है। एंड इट आल्सो स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय अ ग्रोइंग फॉलिकल,
उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं किनके सिक्रीशन को, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट कर देते हैं। क्यों स्टिमुलेट करते हैं, कि जिससे कि ग्रोइंग हो सके फॉलिकल्स का, फॉलिकल्स विकास कर सकें, इसके लिए क्या करते हैं वो एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट कर देते हैं कि उनका सिक्रेशन अधिक से अधिक होने लगे। फिर से समझिए फॉलिकुलर फेज क्या होता है। मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। जब फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होता है उस फेज को फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है वो ग्रो होकर करके क्या बनाता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स बनाता है। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल्स यहाँ पे आपको नया लग रहा होगा, लेकिन जब हमने आपको बताया था क्या, स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, तो उसमें आपको एक नाम आया होगा ग्रेफियन फॉलिकल्स। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आएगा नाम ग्रेफियन फॉलिकल्स का। ठीक, वही होता है ग्रेफियन फॉलिकल, जो कि मेच्योर होकर बाद में ओवम का निर्माण करता है। ठीक है ना। द एंडोमेट्रियम, फिर से क्या होती है, जो एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन के जरिए एंडोमेट्रियम रीजनरेट होती है और उसकी थिकनेस कितनी हो जाती है, 2 से 3 mm हो जाती है। जब 2 से 3 mm क्या होता है, रीजनरेट होकर के उसकी जो मोटाई होती है, जो उनकी थिकनेस होती है वो 2 से 3 mm हो जाती है, तो उस समय क्या होता है, कुछ चेंजेस आता है ओवरी और यूटेरस में। और यूटेरस की एंडोमेट्रियम जब बढ़ी तो इसका मतलब यूटेरस में चेंजेस आया, और जब यूटेरस में चेंजेस आया तुरंत क्या होता है, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं वो स्टिमुलेट होना शुरू करते हैं। वो जब स्टिमुलेट हो जाते हैं तो LHS और FHS जब स्टिमुलेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, गोनाडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होने लगा। मतलब हुआ ये, जब गोनाडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होने लगा उस समय क्या हुआ, हीट स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट, वो तुरंत फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में सहायता करने लगता है। और उसके साथ साथ क्या करता है, एस्ट्रोजन के सिक्रेशन में भी मदद करता है, जिसके जरिए कि आसानी से ग्रोइंग हो फॉलिकल्स के लिए आसानी हो, इसलिए क्या करता है वो एस्ट्रोजन को भी सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड फेज, जो फेज क्या है, फॉलिकुलर फेज। ठीक है, अब बात हम करेंगे ओव्यूलेशन फेज की, उसके साथ ल्यूटल फेज की। इसको राइट डाउन करिए। चलिए अब बात हम करते हैं अपने तीसरे फेज की। जो तीसरा फेज क्या है हमारा, ओव्यूलेटरी फेज है। तीसरा फेज हमारा क्या है, ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज को हम ओव्यूलेशन फेज के भी नाम से जानते हैं। इस फेज को हम किस नाम से जानते हैं, ओव्यूलेशन फेज के भी नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, इन दिस प्रोसेस बाय द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस फेज को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। When the FSH level is decreased, जब FSH का लेवल डिक्रीज होने लगता है, and LH is increased, FSH डिक्रीज हुआ लेकिन LH क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इन द केस ऑफ मिड साइकिल, कब, जब एकदम बीचों बीच एकदम मिड साइकिल पे क्या होता है, ये केस होता है। ये केस कब होता है, एकदम मिड साइकिल पे, विच इज अराउंड 14th डे ऑफ द साइकिल इवोल्यूशन टेक प्लेस। 14वें दिन पे क्या होता है, ओव्यूलेशन का जो साइकिल होता है, इस साइकिल में जो ओव्यूलेशन होता है वो क्या करता है, होना शुरू हो जाता है, यानी ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। When the level of LH is maximum is called LH surge, जब LH का लेवल एकदम हाई हो जाता है, एकदम मैक्सिमम हो जाता है, यानी उससे ज़्यादा अब उसका लेवल नहीं बढ़ना है, उस लेवल को हम क्या कहते हैं, LH सर्ग के नाम से जानते हैं, सर्ज के नाम से। It induced the rupture of Graafian follicle and release the ovum। ये क्या करता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स में से जो ओवम होता है उस ओवम को बाहर निकाल देता है, बाकी जो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है वो बन जाती है, उसके साथ साथ जो ओवम होता है ओवम ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर निकल जाता है। किस फेज में, ओव्यूलेशन के फेज में। ओके, फिर क्या होता है, फिर उसके बाद चौथी हमारी और एकदम लास्ट फेज स्टार्ट होती है, जिस फेज को हम क्या कहते हैं, ल्यूटल फेज कहते हैं। जिस फेज को हम क्या कहते हैं, ल्यूटल फेज कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटम। जब कार्पस ल्यूटम का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रोसेस को, उसी फेज को हम ल्यूटल फेज कहते हैं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स इज मेक कार्पस ल्यूटम। जो भी बचा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल्स का रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या बनाता है, कार्पस ल्यूटियम बनाता है। इट सीक्रेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि क्या करता है, काफी ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट करता है,
जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज्यादा मात्रा में सीक्रेट हो जाता है तो क्या होता है, बिकॉज इट इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो कि आवश्यक होता है किसके लिए, एंडोमेट्रियम के जो भी वाल हैं, जो भी दीवारें हैं, यूट्रस को फॉर्म करने में बहुत ही आवश्यक भूमिका निभाता है। द एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एंड द अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। यानी क्या होता है कि जब हमारा एग फर्टाइल हो जाता, जब हमारा ओव्यूल फर्टाइल हो जाता है तो उस फर्टाइल ओव्यूल को एक स्थान देता है रहने के लिए, जिसको कहते हैं इम्प्लांटेशन, मतलब उस ओव्यूल को रहने का एक स्थान देता है, ठीक है। एंड द अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, उसके साथ साथ जो भी दूसरी घटनाएं प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं उन सब को करने के लिए क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम अपने आप को, एंडोमेट्रियम को एकदम मेंटेन कर देता है, ठीक है। इफ द फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, दैट मीन्स द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर स्टॉप। मतलब क्या होता है कि जितना भी प्रेगनेंसी का टाइम आ जाता है और उस समय जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो हमारी स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। मीन्स देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इफ द फर्टिलाइजेशन इज ऑकर अगेन, उसके साथ साथ जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इज नॉट ऑकर अगेन, जब फर्टिलाइजेशन दोबारा से नहीं होता है, द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इज ब्रेक डाउन, उस समय फिर तुरंत क्या होता है, जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम की ब्रेक डाउन हो जाती है या फिर खत्म होने लगती है, विच इज द रिजल्ट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ न्यू साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो कि क्या स्टार्ट करता है, एक नई चक्र, एक नए साइकिल का निर्माण कर देता है, किसके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, एक नया चक्र, एक नई साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है। फिर से सुनते हैं, फिर से समझते हैं। होता क्या है ओव्यूलेटरी फेज में कि जब ओवम ओवरी से रिलीज होता है तो उस समय जो एफएसएच होता है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उसका लेवल डिक्रीज होने लगता है, वो नीचे की तरफ जाने लगता है। जब वो नीचे की तरफ जाने लगता है तो एलएच जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका लेवल इंक्रीज होने लगता है, वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। जैसे ही वो बढ़ता है, कब बढ़ता है, इन द केस ऑफ मिडिल साइकिल यानी 14th डे, साइकिल का जो एकदम मिडिल डे होता है, मिडिल पार्ट होता है, उसी पार्ट पे क्या होता है, ये पूरी प्रोसेस होती है, किसकी, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। होता क्या है कि 14वें दिन में जो भी हमारा जो साइकिल ओव्यूलेशन का होता है वो प्लेस अपना मतलब स्थान ले लेता है, ठीक है, ओव्यूलेशन हो जाता है। जब क्या होता है, एलएच का जो लेवल होता है एकदम मैक्सिमम हो जाता है, उस लेवल को हम एलएच सर्क्स के नाम से जानते हैं। और जैसे ही इसका लेवल मैक्सिमम होता है, क्या करता है, रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चर हो जाता है और उसमें से ओवम रिलीज हो जाता है, ओवम निकल जाता है, ठीक है। तुरंत उसके बाद रिलीज होने के बाद ओवम ल्यूटल फेज स्टार्ट हो जाती है 15वें दिन से, ठीक है। ये क्या होता है, इस प्रोसेस में कार्पस ल्यूटम का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले, बाकी जो रिमेन पार्ट होता है कहाँ से, किसका, ग्रेफियन फॉलिकल्स का जो बचा हुआ पार्ट, यानी जो सेकंड पोलर बॉडी थी वही किसका निर्माण करती है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है, ठीक है ना। जाइए आप ऊजेनेसिस में सेकंड पोलर बॉडी बनती थी हमारी, उसी के जरिए कार्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है। उसके बाद ये ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट करने लगता है। क्या करता है, जैसे कार्पस ल्यूटियम बना, ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होने लगा। इससे हुआ क्या कि जो एंडोमेट्रियम की जो वाल एकदम से कमजोर हो गई थी, वो एकदम मोटी हो गई, बहुत ज्यादा मोटी हो गई, लगभग 6 से 7 mm मोटी हो जाती है, ठीक है। द एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। उसके साथ साथ ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए आवश्यक होता है, नेसेसरी किसके लिए होता है, जिसके जरिए कि जब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हो हमारा, जब ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाए तो वो एक स्थान पा जाए कि उसी स्थान पे वो रहे, ठीक है। इसलिए क्या करता है, एंडोमेट्रियम मेंटेन होने लगती है। उसके बाद एंड द अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, उसके साथ साथ जो दूसरी घटनाएं प्रेगनेंसी की होती हैं वो भी स्टार्ट हो जाती हैं। इफ द फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब क्या होता है, दैट मीन्स द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर स्टॉप। सारी प्रेगनेंसी की जो भी इवेंट्स हैं यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो भी इवेंट्स हैं वे सारे स्टॉप हो जाते हैं, तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। लेकिन यदि मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दोबारा से एंडोमेट्रियम की जो
लेयर होगी, लाइनिंग होगी, वो तुरंत ब्रेक डाउन होने लगेगी या फिर खत्म हो जाएगी, और फिर से क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि एक नया मेंस्ट्रुएशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। इसको राइट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम इसको एक डायग्राम के द्वारा समझाएंगे आपको, उससे आपको सारे जितने भी फेजेस हैं वे सारे फेजेस आपको एकदम आसानी पूर्वक समझ में आ जाएंगे। पहले इसको राइट डाउन करिए फट से। बात हम करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फिगर की, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया था 4 फेजेस होते हैं। इस पूरे फिगर में 4 फेजेस हम दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली फेज जो होती है वो 3 to 5 डेज की होती है। हमने आपको बताया था वो फेज कौन सी होती है, ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक। 3 to 5 डेज का मतलब यहाँ की कुछ बात होगी। बात कहाँ की होगी, इसके सीध पे कुछ बात होगी। यहाँ पे अगर हम सीध देखें, इसका होता क्या है, इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दोनों का लेवल एकदम सेम होता है, यानी दोनों एकदम अल्प अवस्था में थोड़े थोड़े सीक्रेशन होते रहते हैं, बहुत कम मात्रा में, ठीक। कोई सीक्रेशन बहुत अधिक नहीं होता है। एफएचएस की देखें और एलएच का देखें तो एफएचएस में क्या होता है, ये डिक्रीज होता रहता है, एलएचएस हल्का सा इंक्रीज होता रहता है। इसका अगर डायग्राम देखें तो आपको एकदम साफ समझ में आएगा। ये कौन सा फेज है हमारा, फर्स्ट फेज, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा फेज हमारा स्टार्ट होता है और वो कहाँ तक जाता है, यहाँ तक के करीब लगभग, कहाँ पे, 14th डे, कहाँ पे जाता है, 14th डे के करीब, ठीक है। 14th डे पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसके बीच में जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं वो पूरे फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक। 14th डे के पहले अगर हम 13th डे तक की बात करें, 5 से 13th डे तक, तो वहाँ पे क्या होता है, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं हमारे पूरे डेवलप हो चुके होते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो पूर्ण डेवलप होता है, ठीक। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इस फेज को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोजन जो होता है, देखिए थोड़ा हल्का बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन सेम लेवल पे होता है, एलएचएस सेम लेवल पे, लेकिन एफएचएस इंक्रीज कर जाता है। एफएचएस कहाँ पे इंक्रीज करता है, डेवलपिंग फॉलिकल्स के स्टेज में, ठीक। यानी कुल मिला के एफपी में, एफपी का मतलब फॉलिकुलर फेज में, ओके। फिर जैसे ही एफएचएस डिक्रीज करना शुरू कर देता है, वैसे ही एलएचएस एकदम अपने मैक्सिमम लेवल पे इंक्रीज करना शुरू कर देता है, एकदम मैक्सिमम लेवल तक, जहां तक एलएच इंक्रीज कर सकता है, उसका मैक्सिमम लेवल जो होता है वहां तक एलएच इंक्रीज कर जाता है। इस लेवल को हम क्या कहते हैं, इस लेवल को हम कहते हैं एलएच सर्ज के नाम से जानते हैं। एलएच सर्ग का मतलब क्या है कि एलएच का लेवल एकदम मैक्सिमम हो जाए, वही एलएच सर्ग कहलाता है। और उसी समय तुरंत होता क्या है कि जो ओवम होता है, उस ओवम जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है, उस ग्राफियन फॉलिकल रिकैप्चर हो जाती है और वहीं से ओवम निकल जाता है। उसके साथ साथ सेकंड पोलर बॉडी भी हमारी निकल जाती है। सेकंड पोलर बॉडी को हम थोड़ा इस तरीके से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी सेकंड पोलर बॉडी है, हमारा ओवम है, दोनों आपस में अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो सेकंड पोलर बॉडी यानी ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, वो हमारे क्या करते हैं, वो तुरंत डेवलपिंग किसका डेवलपमेंट करना शुरू करता है, कार्पस ल्यूटम का। किसका डेवलपमेंट शुरू करता है, कार्पस ल्यूटम का डेवलपमेंट। कार्पस ल्यूटम के डेवलपमेंट के समय जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसका लेवल इंक्रीज कर जाता है, और जो हमारा एस्ट्रोजन होता है उसका लेवल डिक्रीज कर जाता है। इंक्रीज जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल का इंक्रीजमेंट होता है, वैसे अगर हम यूटेराइन वाल की बात करें, यानी जो हमारी यूटेराइन वाल है, ये तुरंत क्या करती है, ये भी अपनी थिकनेस को बढ़ाने लगती है, इसकी भी थिकनेस बढ़ने लगती है। किस लिए बढ़ने लगती है, जिससे कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम हो उसको एक स्थान मिल जाए रहने के लिए, इसलिए यूट्रस की जो वाल होती है ये भी बढ़ने लगती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर से जो हमारा कार्पस ल्यूटियम होता है वो खत्म होने लगता है, और उसके खत्म होते ही क्या होता है, 29वें या 28वें दिन के बाद तुरंत फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट डे फिर से स्टार्ट हो जाता है।
फिर फर्स्ट डे स्टार्ट होगा, जो हमारा यूटेराइन वॉल थी वो एकदम लास्ट होने लगी, खत्म हो जाएगी, 5वें दिन तक एकदम लास्ट हो जाएगी, एकदम से खत्म हो जाएगी। और उस समय क्या होगा, ब्लीडिंग फेज होगी, यानी उसी समय क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, यूटेराइन वॉल फिर मेंटेन करेगी, फिर सारे प्रोसेस होंगे जो भी होने वाले थे, फिर वो प्रोसेस होंगे। उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम हाई होगा, कार्पस ल्यूटियम फिर से डेवलप करेगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर से वही मेंस्ट्रुएशन फिर से आकर हो जाता है, और फिर से ये पूरी साइकिल ऐसे लगातार चलती रहती है और मेंस्ट्रुएशन होता रहता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जब एक फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो उस समय ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप हो जाती है? क्योंकि हमारा जो ओवम है, ओवम का रिलीज होना नहीं है, ओवम रिलीज होगा नहीं। जब ओवम रिलीज होगा नहीं तो ये पूरी साइकिल फिर से होगी नहीं, ठीक। फिर उसके बाद फिर जब आफ्टर 9 और 10 मंथ जब प्रेगनेंसी एकदम से खत्म हो जाती है, यानी बेबी बर्थ कर जाता है, फिर से तुरंत दोबारा से ये पूरी साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है और फिर से होने लगती है। लेकिन मीनार्ची जो होती है वो स्टार्टिंग फेज होती है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, और मीनो फेज कब होता है, 45 to 50 ईयर्स तक, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल था, मेंस्ट्रुअल साइकिल था, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। उसके साथ साथ जो पिछले वीडियोस हैं उनको भी देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। उसके साथ साथ अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो भी और अदर बच्चे हैं उनको भी ये सारी वीडियो प्रोवाइड्स हो सकें। थैंक यू क्लास।